हाँ तो बच्चे आज के क्लास में अपन पढ़ेंगे कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस पहले वाली क्लास में अपन पढ़ चुके थे कि मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है और मेटेलिक कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है उस मेटल्स में या उस सब्सटेंस में पाए जाने वाले फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण से होती है। क्लियर? तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। Conductance of electrolytic solution. Conductance of electrolytic solution. Conductance of electrolytic solution. क्लियर? देखिए, अब देखिए कंडक्टेंस पढ़ने से पहले अपन एक चीज और समझते हैं। क्लियर? अपने सबसे पहले कंडक्टेंस पढ़ेंगे उससे पहले अपन ये एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? तो देखिए ओम्स लॉ में क्या होता है, एक इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन होता है ओम्स लॉ का, वो होता है V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, V यानी किसी भी मेटेलिक सब्सटेंस में जो कंडक्टिविटी शो करता है उसमें यदि I, जैसे सपोज करिए ये मेरे पास में कोई मेटेलिक वायर है और इसमें मैंने I एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की है। तो I एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर इसके जो ये दोनों टर्मिनल है उन टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, इन टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो इस इलेक्ट्रिक वायर में फ्लो की जाने वाली इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, the potential difference between the terminal of the electrode or the between the terminal of the electric wire or metallic substance is directly proportional to the flowing electric current। क्लियर? तो इसको अपन मैथमेटिकली इस टाइप से लिख सकते हैं, किसी भी मेटल में या इलेक्ट्रोड में या इलेक्ट्रिक वायर में या कंडक्टिंग सब्सटेंस में कोई भी आई एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट यदि अपन फ्लो करते हैं तो उसके जो दोनों जो टर्मिनल हैं, दोनों जो सिरे हैं, उनके बीच में डेवलप होने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसमें पास की जाने वाली इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर हुआ? यानी जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करोगे उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट होगा। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I इक्वल टू V I R। क्लियर? I इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, ये I हुआ वो हो गया इलेक्ट्रिक करंट। R ये जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, R एक यहाँ पर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जिसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। R एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है बेटा जिसको अपन बोलेंगे रेजिस्टेंस। एंड V इन पोटेंशियल डिफरेंस, V इट इज पोटेंशियल डिफरेंस जिसको अपन बोलते हैं ना हिंदी में विभवांतर। क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं विभवांतर, विभवांतर। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनलिटी होगा। अब देखिए यहाँ पर ये एक ओम्स लॉ हो गया। ओम्स लॉ को अपन मैथमेटिकली इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये R हुआ, R की SI जो यूनिट होती है वो होती है ओम और इसका जो सिंबल होता है ओम का वो। तो R की जो SI यूनिट है उसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन एस क्यूब यानी सीमेंस क्यूब और इलेक्ट्रिक करंट या जिसको यूनिट होता है एम्पियर स्क्वायर। और इसी को मैं इसी टाइप से भी लिख सकता हूँ, किलोग्राम, ठीक है, मीटर स्क्वायर सीमेंस माइनस क्यूब ए माइनस क्यूब। तो ये आर की यूनिट हो जाएगी। क्लियर? तो कंडक्टेंस का एक इनवर्स क्वांटिटी होती है रेजिस्टेंस, और ये ओम्स लॉ है उसमें रेजिस्टेंस होता है एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है। यानी किसी भी मेटेलिक वायर में यदि अपन आई एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो उसके जो टर्मिनल्स हैं, उसके जो सिरे हैं, उनके बीच में डेवलप होने वाला विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस उसमें फ्लो की जाने वाली इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनली होगा। यहाँ पर R एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हुआ जिसको अपन रेजिस्टेंस कहेंगे। R एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है बेटा जिसको अपन कहेंगे रेजिस्टेंस।
क्लियर। और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम, और इसकी एसआई यूनिट होती है दिस। क्लियर, दिस इज ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ के बेस पे ही अपन अगले वाले टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये रेजिस्टेंस क्या है। तो आर डिपेंड करता है, यानी किसी भी कंडक्टिंग सब्सटेंस में जो आर उत्पन्न हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर प्रोपोर्शनल टू होता है एल। क्लियर, इक्वेशन नंबर वन। यानी किसी भी एक वायर जो होगा, मेटेलिक वायर होगा, उसका जो आर है, उसका जो रेजिस्टेंस है, उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा, आर होगा उस कंडक्टिंग सब्सटेंस के जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। क्लियर, तो आर दैट मीन्स या R proportional to L, equation 1, and R inversely proportional to the cross section area of the substance। ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सब्सटेंस, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक वायर भी हो सकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं यदि एक साथ लिखूं तो ये हो जाएगा R proportional to L upon A, राइट, एंड R इक्वल टू रो L upon A। देखिए यहाँ पर फिर से ये जो रो है एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हुआ, यहाँ पर फिर से जो रो है वो एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हुआ। अब इस इक्वेशन में जो ये रो है, इस इक्वेशन में दिस इज रो, और इसको अपन बोलेंगे बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहाँ पर ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही अपन बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही अपन क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी सॉरी। अब इस मैथमेटिकल जो अपने पास में फॉर्मूला आया उसके बेस पे अपन आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि आर को अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, और आर की यूनिट पता कर लेंगे। ये इक्वेशन मेरे पास हुई, तो यहां से मुझे जो रो है उसकी वैल्यू क्या पता हो जाएगी, आर इंटू ए अपॉन आर इंटू ए अपॉन एल। क्लियर, रो आर इसकी ऐसा यूनिट ओम, ए यानी क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है उसकी यूनिट होती है ए स्क्वायर, अपॉन जो लेंथ होगा उसकी यूनिट हो जाएगी, सॉरी ये मीटर स्क्वायर, और उसकी हो जाएगी मीटर। तो मीटर से कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, रो इक्वल टू ओम इंटू मीटर। तो जो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट होगी रो इंटू मीटर। तो अब आपको पता लग गया कि आर जो ये सॉरी रो है वो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहेंगे। इसकी जो यूनिट होगी ओम इंटू मीटर। क्लियर, अब देखिए रो इक्वल टू ओम इंटू मीटर। ओम को मैं सीमेंस इनवर्स भी बोलता हूँ, ओम को अपन क्या बोल सकते हैं, सीमेंस इनवर्स इंटू मीटिंग सॉरी मीटर। क्लियर, ये अब स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है इसको अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले के बेस पर पे। अब तो इसी के बेस पे मुझे रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखनी है। तो मैं रेजिस्टिविटी को किस प्रकार से डिफाइन करूंगा, तो रेजिस्टिविटी फॉर ए सब्सटेंस इज इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो ये जो रेजिस्टिविटी है इसको अपन किस प्रकार से डिफाइन करेंगे बेटा, रेजिस्टिविटी फॉर ए सब्सटेंस is its resistance when it is 1 meter long and its area of cross section is 1 meter square। एक बार मैं लिख देता हूं, रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी फॉर ए सब्सटेंस, रेजिस्टिविटी फॉर ए सब्सटेंस is its resistance is its resistance when when it is when it is when it is 1 meter long
and its area of cross section and its area of cross section hence its area of cross section is 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये हुआ 1 मीटर एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। एक बार आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो रेजिस्टिविटी होती है उसको अपन किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो रेजिस्टिविटी फॉर ए सब्सटेंस इज इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर, तो रो यानी कि रेजिस्टिविटी इक्वल टू 1 ओम इंटू मीटर। अब देखिए, वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसको जो रो है यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा क्या, 100 ओम इंटू सेंटीमीटर, 100 ओम इंटू सेंटीमीटर। क्लियर, तो रेजिस्टेंस क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, बोथ आर सेम थिंग। क्या रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से तो डिफरेंस है, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक ही बात है। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा, रेजिस्टेंस का जो इनवर्स होगा वो कंडक्टेंस कहलाएगा। ठीक है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का जो इनवर्स वैल्यू होगी उसको अपन बोलेंगे कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। देखिए, अब पढ़ेंगे अपन, दोनों चीजों अपने पास क्लियर हो गई है कि रेजिस्टेंस क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। अब अपन बात करते हैं कंडक्टेंस की। अपना जो मेन टॉपिक होता है बेटा, अब आता है कंडक्टेंस। क्लियर, ये है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस या इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अपने पहले डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो अब अपन लिख सकते हैं कि द इनवर्स of resistance, the inverse of resistance is called conductance, is called conductance, the inverse of resistance is called conductance। और जो कंडक्टेंस को अपन किससे डिनोट करते हैं, जी, तो जी की वैल्यू जो क्या हो जाएगी बेटा, इसका जो इनवर्स क्या होगा, रेजिस्टेंस, तो जी इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन इसकी यूनिट क्या होगी, ओम। 1 अपॉन इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ओम इनवर्स। क्लियर हुआ, और ओम इनवर्स को अपन बोल सकते हैं सीमेंस। ओम इनवर्स को अपन क्या बोल सकते हैं, सीमेंस। जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस की यूनिट होगी, जो कंडक्टेंस जी है उसकी यूनिट हो सकती है ओम इनवर्स भी हो सकती है, और ये एस भी हो सकती है। एस का मतलब साइमेंस, एस का मतलब क्या हुआ, साइमेंस। क्लियर हो गया। अब जी इक्वल टू 1 अपॉन आर। आर की वैल्यू देखो, यहां से जी इक्वल टू 1 अपॉन आर है, तो आर की वैल्यू अपन ने पहले ही डिसाइड कर ली है, आर की वैल्यू को अपन ने पहले ही समझ लिया है। तो जी इक्वल टू 1 अपॉन आर, इट मीन्स 1 अपॉन जो आर है वो क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू एल अपॉन ए। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बेटा, ए अपॉन रो इंटू एल, ए अपॉन रो इंटू एल। अब देखिए, ये अपने पास में वैल्यू आई क्या, जी इक्वल टू ए अपॉन रो इंटू एल। देखिए जी, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन रो, यहां से इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटू ए अपॉन एल। देखो जो 1 अपॉन रो है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का जो इनवर्स है उसको अपन बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं कप्पा से। दिस इज कप्पा, इसको डिनोट करेंगे बेटा किससे, कप्पा से। कप्पा इट मींस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कप्पा किसको बोलते हैं,
सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, इसी को अपन बोलते हैं कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। क्लियर हो गया? तो देखो ये कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। तो जी होगा 1/रो, इसकी जगह अपन रख सकते हैं कप्पा इंटू A/L इंटू A/L। क्लियर हो गया? तो एक जो कंडक्टेंस है, दिस इज जी, जी यानी कंडक्टेंस। अब आपको अच्छे से समझ लेना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो बोथ आर द सेम थिंग। कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको अपन कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, उन दोनों में अंतर होता है। क्लियर हो गया? इस टाइप से। तो अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो वो एक फॉर्मूला और होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, ए यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा जो होगा G0/R। ये जो G स्टार होता है उसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर सेल कांस्टेंट। अभी अपन ये भी समझेंगे कि सेल कांस्टेंट क्या होता है। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसका एक अलग से फॉर्मूला होगा G*/R। जी स्टार जो होता है किसी भी कंडक्टिविटी जो सेल है उसका सेल कांस्टेंट होता है। फिर देखो सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A। किसी भी कंडक्टिविटी सेल में जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी लेंथ, इलेक्ट्रोड्स की लेंथ अपॉन इलेक्ट्रोड्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका जो रेशो होगा उसको अपन कहेंगे सेल कांस्टेंट। उसको अपन क्या कहेंगे बेटा, सेल कांस्टेंट। और जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है उसकी वैल्यू अपन इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा इक्वल टू जी स्टार अपॉन आर। क्लियर? एक चीज और कि ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी। ठीक है? तो अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसको एक बार अपन से डिफाइन कर लेते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मैंने अभी बताया ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही अपन कंडक्टिविटी कहेंगे। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और दिस इज also called as conductivity. This is also called as conductivity. This is denoted by कप्पा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को अपन कप्पा से डिनोट करेंगे। और जो ये कप्पा है वो क्या होगा, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, द इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर? या इसकी जो यूनिट होगी, अब अपन पहले पढ़ चुके हैं कि 1 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती थी, ओम, सॉरी इसकी यूनिट होती थी ओम इंटू मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इक्वल टू ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स है उसको मैं लिख सकता हूँ सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स, सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स। क्लियर पॉइंट? तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हुआ, और ये अपन पहले डिसाइड कर चुके हैं, ये अपन पहले समझ चुके हैं कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है यानी कप्पा, उसको अपन इस फॉर्मूले से भी पता कर सकते हैं, यानी सेल कांस्टेंट अपॉन द रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? क्लियर है यहाँ तक? तो अब अपने को ये अच्छे तरह से समझ लेना है बेटा कि कंडक्टेंस क्या होता है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है। तो कंडक्टेंस में और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में डिफरेंस होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही अपन कंडक्टिविटी कहेंगे। ठीक है? अब जो इसकी वैल्यू है कंडक्टिविटी की यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। देखो ये किस चीज पे डिपेंड करता है, द वैल्यू यानी जो रो है वो किस पे डिपेंड करेगा, जो रो का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करेगा। रो इट मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो इट मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसी को अपन बोलेंगे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। और
ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इसका क्या होगा बेटा, इनवर्स होगा। ये क्या हुआ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहो आप, या तो आप इसको नाम दो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या अपन इसको कहें कंडक्टिविटी, या अपन इसको कहें कंडक्टिविटी। दोनों का मतलब एक ही होता है, या तो अपन स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहें या फिर इसको अपन कहें कंडक्टिविटी। क्लियर, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, ये करता है डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। कोई भी जो मैटर होगा, कोई भी जो मटेरियल होगा, वो सब्सटेंस होगा, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ सब्सटेंस तो इस प्रकार के होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ कंडक्टर्स या कुछ सब्सटेंस इस प्रकार के होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच की होती है, जिन्हें अपन सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, जिनको लगभग अपन इंसुलेटर्स की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर हुआ। तो दूसरी वैल्यू या दूसरी चीज पे डिपेंड करेगा ये, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक तो मैटर, सब्सटेंस या कोई भी मटेरियल एक सब्सटेंस नेचर पे डिपेंड करेगा, और दूसरा यानी इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, it depends upon the temperature and pressure, it depends upon the temperature and pressure। और third, the material which have zero resistivity or infinite conductivity are called as superconductor। अपन ने पहले अभी तो डिस्कस किया था अपन ने कि जो कंडक्टिविटी के बेस पे जो सब्सटेंस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, और तीसरा जो है वो होंगे इंसुलेटर्स। जो कंडक्टर्स होंगे उनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो होगी वेरी हाई, और जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है, जो कंडक्टिविटी की रेंज होती है वो होती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में। और जो इंसुलेटर्स होंगे, और जो इंसुलेटर्स होंगे इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है वेरी लो, इनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो होगी वेरी लो। क्लियर, इनकी जो कंडक्टिविटी हो जाएगी वो होगी वेरी लो। क्लियर हुआ। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, उनको अपन कंडक्टर्स बोलते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की होती है, उन्हें अपन सेमीकंडक्टर कहते हैं। और जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है उनको अपन कहेंगे इंसुलेटर्स। ठीक है। अब जैसे कुछ कंडक्टर्स हैं मेरे पास में, जैसे अपन डिस्कस करेंगे। ये नेक्स्ट स्लाइड, देखिए जैसे एक कंडक्टर है सोडियम। क्लियर। और इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो होगी 2.1 इंटू 10⁻³ 2.1 इंटू 10⁻³ यानी सीमेंस मीटर इनवर्स। अब इसी प्रकार से जैसे अपन ये जानते हैं कि जो सिल्वर होता है उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, जैसे यह है सिल्वर, और इस सिल्वर की जो कंडक्टिविटी होगी वो होगी 6.2 इंटू 10⁻³ सीमेंस मीटर इनवर्स। राइट। अब जैसे गोल्ड है, जो गोल्ड यानी कि ओरम, इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो आई थिंक ये होगी 4.5
यह है 4.5 इंटू 10⁻³ यह है सीमेंस और ये मीटर इनवर्स। तो जहां तक मैंने पढ़ा है कि सिल्वर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, सिल्वर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, लगभग 6.2 इंटू 10⁻³ सीमेंस इनवर्स। गोल्ड की उससे कम होगी और सोडियम की उससे कम होगी। तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी वेरी हाई है, इनकी जो कंडक्टिविटी है वेरी हाई है, इसलिए अपन इनको कंडक्टर्स की कैटेगरी में रखेंगे, इसलिए अपन इनको कंडक्टर्स की कैटेगरी में रखेंगे। इसके अलावा जो कुछ देखो इंसुलेटर्स होते हैं, जैसे सपोज करो ये है ग्लास, है ना, ग्लास, इसमें लगभग ये लेड मेटल होती है और इसकी जो कंडक्टिविटी होगी ये आई थिंक ये होती है 1.0 इंटू 10⁻⁻16 सीमेंस मीटर इनवर्स। क्लियर। और इसी के साथ साथ जैसे एक ये है पॉलीमर होता है टेफ्लॉन, ये है टेफ्लॉन है और इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है आई थिंक 1.0 इंटू 10⁻⁻18 सीमेंस मीटर इनवर्स। तो यहाँ से इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू है उससे अपने को ये पता लग रहा है कि इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, इसलिए इनको अपन किस कैटेगरी में रखेंगे, इनको अपन रखेंगे इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स। फिर और जो तीसरी अपन ने डिस्कस की थी जो होते हैं सेमीकंडक्टर्स, जैसे सपोज करो एक ये CuO है, एक अपने पास में सिलिकॉन है। अब इसकी जो कंडक्टिविटी होगी ये है लगभग मेरे हिसाब से आई थिंक 1 इंटू 10⁻⁻ सेंटीमीटर सीमेंस मीटर इनवर्स। और ये जो सिलिकॉन है ये एक तरह से नॉन मेटल होती है, उसकी जो कंडक्टिविटी होगी आई थिंक ये होगी 1.5 इंटू 10⁻⁻2 सीमेंस मीटर इनवर्स। तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर्स व इंसुलेटर्स के बीच की रेंज की होगी, कंडक्टर्स व इंसुलेटर्स के बीच की रेंज की होगी, इसलिए ये जो सब्सटेंस होंगे वो सेमीकंडक्टर सीरीज में रखे जाएंगे। इसलिए इस प्रकार के जो सब्सटेंसेज होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स के बीच की या सेमीकंडक्टर्स कैटेगरी में रखे जाएंगे। क्लियर हुआ पॉइंट। यानी कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं बेटा जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जो बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण से इस प्रकार के सब्सटेंसेस को अपन बोलेंगे कंडक्टर्स, इस प्रकार के सब्सटेंस को बोलेंगे कंडक्टर्स। और कुछ सब्सटेंसेस इस प्रकार के होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी वेरी लो होगी, जिनकी कंडक्टिविटी वेरी लो होती है, इन्हें अपन बोलेंगे इंसुलेटर्स। और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स व इंसुलेटर्स के बीच की होती है, इन्हें अपन कहेंगे सेमीकंडक्टर्स। क्लियर, इनको अपन कहेंगे सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये कंडक्टिविटी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि जो रेजिस्टिविटी है उसका इनवर्स क्या होगा उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या रेजिस्टिविटी का जो इनवर्स होगा उसी को अपन कंडक्टिविटी कहेंगे और उसी को अपन स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे। ये सारी डिटेल्स अपन इसमें पढ़ चुके हैं। क्लियर। अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है, देखो एक चीज हो रही है अपने पास में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। देखिए इससे पढ़ने से पहले अपन ये पहले पढ़ लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस उसको अपन व्हीट स्टोन ब्रिज, उसको अपन व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से पता कर सकते हैं। ठीक है, बट जो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है उसको अपन एक्यूरेटली व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से पता नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोलाइटिक
सॉल्यूशन की कंडक्टेंस का एक्यूरेटली पता करने के लिए अपन एक जिस किसी भी सिस्टम को काम में लेते हैं उसे बोलेंगे अपन कंडक्टिविटी सेल, राइट। कंडक्टिविटी सेल, तो कंडक्टिविटी सेल की सहायता से अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को एक्यूरेटली पता कर सकते हैं। अब देखो इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इस कंडक्टिविटी सेल में यदि अपन डायरेक्ट करंट डीसी, यदि डायरेक्ट करंट फ्लो करते हैं, डायरेक्ट करंट फ्लो करेंगे, तो डायरेक्ट करंट फ्लो करने के कारण से जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, डायरेक्ट करंट फ्लो करने से जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंपोजिशन चेंज हो जाता है, और जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, इसके कारण से उस सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है वो अपन पता नहीं कर पाएंगे। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अपन क्या करेंगे, इस कंडक्टिविटी सेल में डीसी की जगह अपन एसी इलेक्ट्रिक करंट का जो सोर्स है, एसी सोर्स को काम में लेंगे। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस पता करने के लिए अपन व्हीटस्टोन ब्रिज के स्थान पर कंडक्टिविटी सेल काम में लेंगे, और कंडक्टिविटी सेल में यदि अपन डीसी करंट या डायरेक्ट करंट को फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, और कंपोजिशन चेंज होने के कारण से उसका अपन रेजिस्टेंस प्रॉपरली या एक्यूरेटली पता नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अपन क्या करेंगे, डीसी के स्थान पर अपन एसी यानी अल्टरनेटिव करंट ऑफ सोर्स, इसको अपन काम में लेंगे। क्लियर हुआ? अब अपन नेक्स्ट में जो पढ़ेंगे वो है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है उसका ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो जनरली सी सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज होती है विथ टेम्परेचर, इंक्रीज होती है विथ टेम्परेचर। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज होती है विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर। क्लियर? जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इस इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन में डिसोसिएशन बढ़ने के कारण से ये कंडक्टिविटी ज़्यादा शो करेगा। तो सिंपल सी बात है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का यदि आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके आयंस का आयनाइजेशन बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? अब एक छोटी सी चीज और होती है, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, ये सेल कांस्टेंट क्या होगा इसको अपन पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि सेल कांस्टेंट को डिनोट करते हैं जी स्टार से, और जो जी स्टार है उसको अपन कैसे ज्ञात करते हैं बेटा, एल अपॉन ए। जो एल क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड्स की लेंथ है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका जो रेशियो होगा उसको सेल कांस्टेंट कहेंगे। और सेल कांस्टेंट का एक इक्वेशन ये भी होता है, रेजिस्टेंस इनटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सेल कांस्टेंट के ये फॉर्मूले हुए, सेल कांस्टेंट इक्वल टू एल अपॉन ए इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर? अब नेक्स्ट अपन जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी, अब अपन बात करें मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। मोलर कंडक्टिविटी, क्लियर? मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ये क्या होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार इसके बारे में या इसके बेस पे कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। जनरली जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको अपन ये ग्रीक लेमडा एम से डिफाइन करते हैं, और जो मोलर कंडक्टिविटी होती है जनरली अपन ये कहें कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, सपोज करो ये मेरे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और इसमें ये इलेक्ट्रोडिफ है,
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें इलेक्ट्रोडिप है। अब इस इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो 1 m है। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 m है। तो मोलर कंडक्टिविटी, इसके बेस पर मोलर कंडक्टिविटी को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? इफ द कंसंट्रेशन, मैं इसको एक बार लिख देता हूं, इफ द concentration of electrolyte, if the concentration of electrolyte is 1 m, then the then the conductance of the electrolytic solution, then the conductance of the electrolyte, then the conductance of the electrolyte is known as molar conductivity, is known as molar conductivity. Clear? If the concentration of the electrolyte is 1 m, then the conductance of the electrolyte is known as molar conductivity. 1 m, ठीक है, 1 m इक्वल टू 1.0 मोल प्रति लीटर। यदि किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल डिजोल्व है, तो उस सॉल्यूशन के द्वारा जो कंडक्टिविटी शो होगी उसको अपन कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। और इस मोलर कंडक्टिविटी को ये जो ग्रीक लेमडा होता है m, इससे अपन डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ? तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी का? तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अपने मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो अपन कैसे लिख सकते हैं बेटा इसको? ये ग्रीक लेमडा m इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इनटू 1000 अपॉन c। c इट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगर इस कंसंट्रेशन को यदि मैं मोलरिटी में एक्सप्रेस करूं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपॉन m। m और c, देखो m और c दोनों एक ही चीज है। c इट मींस कंसंट्रेशन और m ये भी कंसंट्रेशन की टर्म होती है। अगर कंसंट्रेशन को अपन मोलरिटी में एक्सप्रेस करें तो मैं c की जगह पर m रख देता हूं। क्लियर हुआ? अब इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा अपॉन c। और जो मोलर कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी बेटा? सीमेंस मीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। क्लियर? सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोल इनवर्स यहां से ये कप्पा सीमेंस इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। क्लियर? देखिए नेक्स्ट में इसके यूनिट को अपन इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, जो ऐसा यूनिट एस आई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ऐसा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी अभी अपने डिफाइन किया, वो क्या होगा? इक्वल टू सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, क्या? 10⁴ सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। समझ गए? ये कैसे है बेटा? क्योंकि अपने जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और यहां पर है मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 100 इट मीन्स 10⁴
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 m² की जगह पर मैं 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर हुआ? बाकी वैसे कैसे रखा जाएगा। क्लियर हुआ? तो मोलर कंडक्टिविटी इसकी यूनिट जो एस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, एस दैट मीन सीमेंस, उसको अपन 10⁴ सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के रूप में भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए मोलर जो कंडक्टिविटी है उसका जो एक फॉर्मूला है, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस into the volume of the electrolytic solution। तो वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो अपन दूसरे प्रकार से इसको वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिक या सॉरी मोलर कंडक्टिविटी को अपन दूसरे शब्दों में किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। वॉल्यूम वॉल्यूम कंटेनिंग वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ containing 1 mole of electrolyte, 1 mole of electrolyte, the volume containing 1 mole of electrolyte, volume containing 1 mole of electrolyte is molar conductivity। क्लियर? द मोलर कंडक्टिविटी क्या है? किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वह वॉल्यूम, उसकी कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के उस वॉल्यूम की कंडक्टिविटी जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल डिजोल्व है, उसको अपन मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। ठीक है? तो जो मोलर कंडक्टिविटी, इससे इस फॉर्मूले से अपने को पता ये लग रहा है कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का यदि अपन वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है? कंसंट्रेशन, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, तो जो कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज होती है। कब डिक्रीज होती है? जब उसका उस सॉल्यूशन का आप डाइल्यूशन करते हो। जब उस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करते हैं, यानी जब सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करेंगे इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा इसका मतलब डाइल्यूशन होगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका कंसंट्रेशन कम होगा, उसका कंसंट्रेशन कम होगा। क्लियर? जैसे सपोज करो मेरे पास में ये कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये V लीटर है या सॉरी V मिलीलीटर है। अब इसका मैंने डाइल्यूशन कर दिया, इसमें मैंने 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया। अब इसका जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा V मिलीलीटर प्लस 1.0 L, 1.0 L। इसका तो डाइल्यूशन हो गया, डाइल्यूशन हो गया तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया। अब इसमें यदि 1 मोल, इसमें यदि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट था, अगर V मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में भी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट था और V मिलीलीटर सॉल्यूशन में मैंने 1 लीटर डिस्टिल वाटर और ऐड कर दिया। 1 लीटर डिस्टिल वाटर और ऐड करने के कारण से इसका जो वॉल्यूम है और बढ़ गया, तो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का बढ़ गया। बट इस टोटल वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट के जो नंबर ऑफ मोल हैं वो तो सेम है, इलेक्ट्रोलाइट के नंबर ऑफ मोल तो बढ़ नहीं रहे हैं। डाइल्यूशन करने के कारण से इस इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ गया। क्लियर? डाइल्यूशन करने के कारण से इस इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ गया और इस बढ़े हुए डिसोसिएशन के कारण से ही मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्लियर? तो अपन एक सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का डाइल्यूशन होगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। डाइल्यूशन होगा यानी कि कंसंट्रेशन, तो अपन कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन। क्लियर? तो मोलर कंडक्टिविटी
बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? डाइल्यूशन आप बढ़ा रहे हो सॉल्यूशन का तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और उस सॉल्यूशन की यदि आप कंसंट्रेशन को घटा रहे हो तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो घटती है। कब घटती है बेटा? जब उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को आप बढ़ाओगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना आपको। क्लियर? किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी उस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन बढ़ाने पर बढ़ती है, और किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर घटती है, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर घटती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं इसमें, या 9, अभी मुझे एक स्लाइड की और जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट, या 9। ठीक है बेटा, ये पेन सेलेक्ट किया, ये कलर मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, और ये है 9 स्लाइड जो ब्लैंक है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये मोलर कंडक्टिविटी हो गया। क्लियर? ये चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, व्हेन द concentration of electrolyte approaches zero, the molar conductivity is known as limiting molar conductivity। देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसको अपन किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि ये दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, और ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? फाई नोट, यानी कि जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करेगी, इसकी जो लिमिट क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करेगी तो जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको अपन कहेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि व्हेन द concentration, when the concentration, when the concentration of electrolyte, when the concentration of electrolyte approaches zero, when the concentration of electrolyte approaches zero, the molar conductivity is, in that condition the molar conductivity, the molar conductivity is known as limiting molar conductivity, is known as limiting molar conductivity, is known as limiting molar conductivity। Clear? When the concentration of electrolyte approaches zero, the molar conductivity is known as limiting molar conductivity। देखो concentration of electrolyte approaches zero, ये कैसे होगा? जब कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो कैसे होगा भाई? देखो जब कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो तभी होगा जब हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, जब अपन क्या कर देंगे बेटा? डाइल्यूशन बढ़ाएंगे। ठीक है, जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम आप इतना बढ़ाते जाओ, इतना बढ़ाते जाओ, इतना बढ़ाते जाओ कि उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी कंसंट्रेशन लगभग जीरो हो जाए, तो उस स्थिति में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होगी उसको अपन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। क्लियर हुआ? उसको अपन क्या कहेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब ये लिमिटिंग जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अलग अलग होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होंगे? एसिटिक एसिड, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। एसिटिक एसिड है, ए वीक बेस होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे? जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, NaOH है, NaCl है। इस प्रकार के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और इस प्रकार के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे। क्लियर हो गया? अब फॉर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पर, यानी कंसंट्रेशन को जीरो करने पर, इनका जो आयनाइजेशन है, कंसंट्रेशन के जीरो करने पर इनका जो आयनाइजेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का वो बढ़ेगा। तो अपन ये लिख सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक एसिटिक एसिड, इनकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है एट हायर कंसंट्रेशन बहुत कम है। क्लियर? इनकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है हायर कंसंट्रेशन पे बहुत कम होती है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ये है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और अभी अपन इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से? सपोज करो एक तो मेरे पास एग्जांपल है एसिटिक एसिड, दूसरा एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। और इसके बारे में अपन क्या कह सकते हैं बेटा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे एसिटिक एसिड हुआ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हुआ, तो हैव द लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट हायर कंसंट्रेशन, and hence for such electrolytes the change into molar conductivity with dilution is due to increase in the degree of dissociation and the number of ions in total volume of the solution that contains the 1 mole of electrolytes. In such case delta M increase stiffly। हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जिनका हायर कंसंट्रेशन पर भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होगा, यानी एट हायर कंसंट्रेशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की एट हायर कंसंट्रेशन यानी बहुत अधिक कंसंट्रेशन पर भी इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इनकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इलेक्ट्रोलाइट्स की वो बहुत कम होती है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी लो। क्लियर हुआ? तो इस जो कंडक्टिविटी शो होगी, तो जो मोलर कंडक्टिविटी होगी डाइल्यूशन बढ़ाने पर बढ़ती है। इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, तो जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ेगी कब? डाइल्यूशन बढ़ाने पर स्टीपली बढ़ती है। क्लियर? स्टीपली का मतलब एक तेजी के साथ है। स्टीपली का मतलब जैसे इसको मैं एक प्लॉटिंग कर दूं इस टाइप से, और जैसे सपोज करो ये करूं तो मेरे पास में है कंसंट्रेशन का यानी सी हाफ, और मैं सी हाफ को इस टाइप से भी लिख सकता हूं। और ये जो एक्सिस है मेरे पास में मोलर कंडक्टिविटी का, और मोलर कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या है? सीमेंस, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये है मोल इनवर्स। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है इनकी कंसंट्रेशन के साथ में इनकी जो कंडक्टिविटी है इस प्रकार से चेंज होती है। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट ये है एसिटिक एसिड। क्लियर हुआ? तो अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनकी कंडक्टिविटी उनकी कंसंट्रेशन के साथ में इस प्रकार से चेंज होगी। क्यों होगी? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे वो हायर कंसंट्रेशन पर भी उनकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो बहुत कम होती है, और इनकी जो कंडक्टिविटी होगी हायर कंसंट्रेशन पर इन इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस के डिसोसिएशन के कारण से होगी। ठीक है? तो हायर कंसंट्रेशन होगी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो इनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो कंसंट्रेशन के साथ में स्टीपली चेंज होगी। क्लियर? और इसी प्रकार से यदि अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन व मोलर कंडक्टिविटी के बीच में यदि अपन प्लॉटिंग करें तो अपना जो प्लॉटिंग होगा वो इस प्रकार से उत्पन्न होगा।
जैसे ये है, वो पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, ये सोडियम क्लोराइड हो सकता है, ये NaOH हो सकता है। ये सारे के सारे वीक सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? फॉर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो एक इक्वेशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए और ये सी हाफ। क्लियर? अब इसको मैं कंपैरिजन करूं इस इक्वेशन की y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो ये y वाला जो एक्सिस होगा वो मोलर कंडक्टिविटी का होगा, ये c वाला एक्सिस होगा वो कंसंट्रेशन का होगा, m जो होगा यहाँ पर क्या होगा, m सॉरी सॉरी ये c, ये है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, ये m यहाँ पर होगा स्लोप, और ये x और y यानी y ये एक मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है? और इनके बीच में अगर अपन प्लॉटिंग करें तो इसके हिसाब से मोलर कंडक्टिविटी के और कंसंट्रेशन के बीच यदि अपन प्लॉटिंग करेंगे तो ये ए होगा, ये पाई इन्फिनिटी m, ये इंटरसेप्ट होगा, ये इंटरसेप्ट होगा, और माइनस ए यानी माइनस ए ये एक स्लोप होगा, और पाई इन्फिनिटी एम यानी कि जो ग्रीक लेमडा एम सॉरी ग्रीक लेमडा एम वो होगा, ये हो जाएगा इंटरसेप्ट। ये क्या हो जाएगा बेटा? इंटरसेप्ट। और इनके बीच में यदि प्लॉटिंग करेंगे, इनके बीच में प्लॉटिंग करेंगे तो अपने पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इस प्रकार की प्लॉटिंग होगी। इसके बीच में यदि ग्राफ खींचेंगे तो एक इस प्रकार से ग्राफ हो जाएगी। ठीक है? क्लियर? तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन कल पढ़ेंगे।